वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। फिर से आ गए हैं हम कुछ नए और मजेदार अंग्रेजी शब्दों के साथ। बिल्कुल। और हमारे साथ आप जानती हैं, वोकैब हुई अब और आसान। कोशिश यही रहती है कि अंग्रेजी सीखना मजेदार लगे, बोझ नहीं। सही कहा। तो आज भी हम 10 नए शब्द सीखेंगे, उनका हिंदी मतलब, अंग्रेजी मतलब और मिलते जुलते शब्द यानी सिनोनिम्स। हाँ, और उन्हें वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी देखेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, क्या अरे आखिर में वो मजेदार कहानी जिसमें सारे शब्द होंगे। कहानी से ना शब्द एकदम याद रह जाते हैं। हाँ, वो तो है। एक तरह से सब कुछ जुड़ जाता है। तो फिर करें शुरू। हाँ हाँ, चलिए। तो अब हम अपने पहले शब्द पर हैं। शब्द है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल। सुनने में थोड़ा सुपर जैसा लगता है, पर है नहीं। हिंदी में हम कह सकते हैं सतही या ऊपरी, मतलब जिसमें गहराई ना हो। सतही। अच्छा, जैसे कोई बस ऊपर ऊपर की बातें करे, गहराई में ना जाए। अच्छा मतलब ज्यादा गहरी नहीं। अच्छा, तो ये पॉजिटिव नहीं, मतलब न्यूट्रल या नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मिलते जुलते शब्द हैं जैसे शैलो, एक्सटर्नल, सरफेस लेवल और फ्रिवलस भी कह सकते हैं कुछ मामलों में। शैलो, हाँ ये सुना है, ठीक है। उदाहरण देखें, पहला वाक्य। His apology felt superficial without true regret. यानी उसने माफी तो मांगी पर वो सतही लगी, मतलब दिल से नहीं, बस कहने के लिए। उसमें कोई सच्चा पछतावा नहीं दिख रहा था। ओके, और दूसरा? द वुंड लुक्ड सीरियस बट इट वाज ओनली सुपरफिशियल। हाँ, मतलब घाव दिखने में शायद गंभीर लग रहा था, लेकिन असल में वो सिर्फ ऊपरी था, ज्यादा चिंता की बात नहीं। समझ गया। तो सुपरफिशियल मतलब गहराई की कमी, चाहे वो भावना हो या कोई फिजिकल चीज। एकदम सही। चलिए, तो अब हम दूसरे शब्द पर हैं। ये शब्द है इनकम्बर। इनकम्बर, इसका सीधा सा हिंदी मतलब है बोझ डालना या फिर बाधा डालना। बोझ डालना, जैसे भारी सामान उठाना या मतलब कोई जिम्मेदारी का बोझ। हाँ, दोनों हो सकते हैं। फिजिकल बोझ भी, जैसे बहुत सारा लगेज, और मानसिक बोझ भी, जैसे कोई चिंता या कोई जिम्मेदारी। अंग्रेजी में कहेंगे टू बर्डन, वे डाउन और हिंडर। मतलब किसी पर बोझ लादना या किसी काम में रुकावट पैदा करना। हाँ, कभी कभी ज्यादा रूल्स भी काम को एनकम्बर कर देते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके पर्यायवाची हैं बर्डन, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, वे डाउन। ये सब बोझ या रुकावट से जुड़े हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, हेवी लगेज कैन एनकम्बर योर मूवमेंट व्हाइल ट्रैवलिंग। हाँ, मतलब भारी सामान होगा तो चलने फिरने में बाधा आएगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, मुश्किल होगी। ये तो बिल्कुल होता है, एयरपोर्ट्स पर खासकर। दूसरा वाक्य, She didn't want to encumber her friend with her personal problems. मतलब वो अपनी निजी परेशानियां बताकर अपने दोस्त पर बोझ डालना नहीं चाहती थी, उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। ठीक है, समझ गया। एनकम्बर मतलब किसी चीज को मुश्किल या बोझिल बनाना। बिल्कुल। अब तीसरे शब्द की बारी है। शब्द है स्वेल्ट। इसकी स्पेलिंग है SVELTE। स्वेल्ट? हाँ, ये बड़ा एलिगेंट शब्द है। इसका हिंदी मतलब है पतला, सुडौल या आकर्षक। पर ये सिर्फ पतला नहीं है, इसमें एक ग्रेस है, एक नजाकत है। वाओ, मतलब किसी की तारीफ करनी हो तो बढ़िया शब्द है, जैसे कोई डांसर या एक्ट्रेस। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। अंग्रेजी में मतलब है ग्रेसफुली स्लेंडर एंड एलिगेंट, मतलब शालीनता से पतला और सुरुचिपूर्ण। तो इसके सिनोनिम्स भी इसी तरह के होंगे, ग्रेसफुल वाले? हाँ, जैसे स्लिम, ग्रेसफुल, एलिगेंट, स्लेंडर, ये सब पतलेपन से जुड़े हैं, पर स्वेल्ट में वो एलिगेंस वाला टच थोड़ा ज्यादा है। समझ गया? अच्छा, उदाहरण देखते हैं। पहला, द एक्ट्रेस लुक्ड स्टनिंग इन हर स्वेल्ट ब्लैक गाउन। मतलब अभिनेत्री अपनी सुडौल काली ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो ड्रेस उसके पतले ग्रेसफुल फिगर पर जच रही थी। फैंसी, ओके। और दूसरा, years of yoga had given him a svelte figure. यानी कई साल योग करने की वजह से उसका शरीर पतला और आकर्षक बन गया था, फिट और ग्रेसफुल। तो स्वेल्ट मतलब पतला और एलिगेंट, ग्रेस के साथ। बिल्कुल सही पकड़ा। चलिए, अब हम चौथे शब्द पर हैं। शब्द है अपॉल्ड। स्पेलिंग है APPLLED। अपॉल्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाता है। हिंदी में कहेंगे भयभीत, चकित या स्तब्ध। मतलब जब आप कुछ बहुत बुरा या गलत देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। ओह, जैसे कोई बहुत बुरी खबर सुनी और आप बिल्कुल सन्न रह गए। हाँ हाँ, वैसा ही। अंग्रेजी में मतलब है
शॉक्ड और हॉरिफाइड बाय समथिंग अनप्लेजेंट। किसी बुरी या अप्रिय चीज से गहरा सदमा लगना। ये सिर्फ हैरानी नहीं है, इसमें दुख, निराशा या डर का भाव होता है। समझ गया। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके पर्यायवाची भी काफी स्ट्रॉन्ग है। शॉक्ड, हॉरिफाइड, स्टन्ड, डिसमेड। डिसमेड में निराशा ज्यादा होती है, हॉरिफाइड में डर, अपॉल्ड इन सब का मिक्स हो सकता है। चलिए वाक्य देखते हैं। पहला, I was appalled to see the amount of waste left after the party. मतलब पार्टी के बाद इतना कचरा पड़ा देखकर मैं स्तब्ध रह गया। बहुत बुरा लगा और हैरानी भी हुई कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये तो सच में अपहोल्ड करने वाली बात है। दूसरा वाक्य, She felt appalled by the unfair decision of the judge. यानी जज का फैसला इतना गलत था कि उसे सुनकर वो भयभीत या कह सकते हैं स्तब्ध रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। अपहोल्ड मतलब गहरा शॉक, जब कुछ बहुत गलत या बुरा हो। बिल्कुल। ठीक है, अब हम पांचवें शब्द पर हैं। शब्द है फार्स, FARCE। फार्स, ये मजेदार शब्द है। इसका हिंदी मतलब है हास्यास्पद स्थिति, ढोंग या मजाक। मजाक, जैसे कोई चुटकुला? नहीं, चुटकुला नहीं। ये ऐसी सिचुएशन के लिए है जो इतनी अजीब, बेतुकी या बनावटी हो कि वो मजाक लगे, या फिर एक तरह की कॉमेडी होती है जिसमें सब उल्टा पुल्टा होता रहता है। अंग्रेजी में अर्थ है अ रिडिकुलस सिचुएशन, अ कॉमेडी बेस्ड ऑन अब्सर्ड इवेंट्स। अच्छा, जैसे कोई मीटिंग हो जिसमें सब चिल्ला रहे हों, कोई बात ना बन रही हो, तो वो फार्स बन जाती है। हाँ बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण है। या कोई काम जो बस दिखावे के लिए हो, असली ना हो। इसके सिनोनिम्स हैं मॉकरी, एब्सर्डिटी, शैम, पैरोडी। ये सब भी दिखावा, बेतुकापन या मजाक की तरफ इशारा करते हैं। दिलचस्प। उदाहरण देखते हैं। पहला, The meeting turned into a complete farce when no one followed the agenda. हाँ, वही बात। जब किसी ने एजेंडा फॉलो ही नहीं किया तो मीटिंग पूरी तरह से एक मजाक बन के रह गई। कोई मतलब ही नहीं निकला। और दूसरा वाक्य, Their so-called romance was nothing but a farce. मतलब उनका वो जो प्यार था वो असल में बस एक ढोंग था, सब दिखावा था, सच्चाई कुछ नहीं थी। तो फार्स मतलब कुछ इतना अजीब या बनावटी कि लगे ये क्या मजाक चल रहा है। बिल्कुल सही। चलिए, अब हम छठे शब्द पर आ गए। ये काफी कॉमन शब्द है, रिंस। रिंस, हाँ ये तो रोज सुनते हैं। हिंदी में मतलब है धोना या कुल्ला करना, आमतौर पर पानी से हल्के से साफ करना। जैसे फल सब्जी धोना या ब्रश के बाद मुंह धोना। हाँ बिल्कुल वही। अंग्रेजी में टू वॉश लाइटली, यूजुअली विथ क्लीन वाटर, मतलब बिना साबुन वगैरह के बस पानी से खंगालना या धोना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? वैसे तो ये खुद ही काफी क्लियर है। हाँ क्लियर है, पर मिलते जुलते शब्द है वॉश, क्लेंस, फ्लश, स्विल। वॉश तो सामान्य धोना है, क्लेंस थोड़ी ज्यादा सफाई, फ्लश जैसे पाइप साफ करना, रिंस सबसे हल्का है। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, डोंट फॉरगेट टू रिंस द वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग। सिंपल सी बात है, खाना बनाने से पहले सब्जियों को पानी से धोना मत भूलना। और दूसरा, आफ्टर ब्रशिंग ऑलवेज रिंस योर माउथ प्रॉपर्ली। यानी ब्रश करने के बाद हमेशा अपना मुंह पानी से अच्छे से कुल्ला करें। रिंस तो आसान था। हाँ, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए अब सातवें शब्द पर आते हैं। शब्द है अकिन, AKIN। अकिन, इसका हिंदी अर्थ है समान या मिलता जुलता। जब दो चीजें या भावनाएं नेचर में एक जैसी हों, स्वभाव में। अच्छा, जैसे सिमिलर टू होता है। हाँ, काफी वैसा ही है। अंग्रेजी में मतलब है सिमिलर और रिलेटेड इन नेचर। ये सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि गुण या स्वभाव में समानता बताता है। ओके, तो इसके सिनोनिम्स? सिमिलर, कंपैरेबल, रिलेटेड, अलाइक, ये सब समानता दिखाते हैं। अकिन थोड़ा पोएटिक या फॉर्मल लग सकता है कभी कभी। उदाहरण से समझते हैं। पहला, हर एक्साइटमेंट वाज अकिन टू अ चाइल्ड ओपनिंग गिफ्ट्स। मतलब उसका जो उत्साह था वो बिल्कुल वैसा ही था, उसके समान था जैसा किसी बच्चे का होता जब वो गिफ्ट खोलता है। अच्छा, प्यारी कंपैरिजन है। दूसरा वाक्य, दिस फैब्रिक फील्स अकिन टू सिल्क। यानी ये कपड़ा छूने में रेशम जैसा लगता है, रेशम के समान है। तो अकिन मतलब की तरह के, जैसा के समान। हाँ, दो चीजों की प्रकृति या स्वभाव की समानता बताने के लिए अच्छा शब्द है। अब हम आठवें शब्द पर हैं। शब्द है सैंक्टम, SANCTUM। सैंक्टम, इस शब्द में ही एक शांति है ना? हिंदी अर्थ है पवित्र स्थान या फिर निजी जगह। हाँ, जैसे मंदिर का गर्भगृह
या फिर किसी का अपना कमरा जहां उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, उसका पर्सनल कोना, बिल्कुल सही। दोनों हो सकते हैं। अंग्रेजी में अर्थ है अ प्राइवेट और सीक्रेट प्लेस, ऐसी जगह जो या तो धार्मिक रूप से पवित्र है या किसी के लिए बहुत पर्सनल है, जहां उसे शांति मिलती है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? जैसे श्राइन, पूजा स्थल, रिट्रीट, एकांत जगह, टेम्पल, मंदिर, हेवन, सुरक्षित जगह, ये सब पवित्र, शांत या सुरक्षित जगहों के लिए हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, हिज स्टडी रूम वॉज हिज पर्सनल सैंक्टम वेयर ही फाउंड पीस। मतलब उसका स्टडी रूम उसकी अपनी निजी जगह थी, उसका अपना सैंक्टम, जहां उसे शांति मिलती थी, सुकून मिलता था। और दूसरा, द प्रीस्ट एंटर्ड द इनर सैंक्टम ऑफ द टेम्पल। यानी पुजारी मंदिर के सबसे अंदरूनी, सबसे पवित्र स्थान में गया, जिसे गर्भगृह कहते हैं। सैंक्टम मतलब एक खास, सुरक्षित और शांत जगह। बिल्कुल। बढ़िया। अब 9वें शब्द पर आ गए, यह है पैट्रोनेज। PATRONAGE। पैट्रनेज, इसका हिंदी अर्थ है संरक्षण, समर्थन या आश्रय। अक्सर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए यूज होता है, खासकर आर्ट्स या किसी अच्छे काम के लिए। अच्छा, जैसे पुराने जमाने में राजा लोग कलाकारों को पैट्रोनेज देते थे, उनको सपोर्ट करते थे। हाँ, बिल्कुल वही। या आजकल जैसे कोई कंपनी किसी इवेंट को स्पॉन्सर करती है या कोई अमीर इंसान किसी संस्था को दान देता है, ये सब पैट्रोनेज है। अंग्रेजी में सपोर्ट, इनकरेजमेंट और स्पॉन्सरशिप, स्पेशली फाइनेंशियल। कभी कभी इसका मतलब थोड़ा नेगेटिव भी होता है ना, जैसे किसी को फेवर करना नौकरी वगैरह में। हाँ, उस सेंस में भी यूज होता है, जिसे पक्षपात कहते हैं। पर इसका मेन और पॉजिटिव मतलब समर्थन और सहायता ही है। सिनोनिम्स है सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, बैकिंग, एंडोर्समेंट। समझ गया। उदाहरण देखते हैं। पहला, द आर्ट एग्जीबिशन सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ वेल्थी पैट्रोनेज। मतलब वो आर्ट एग्जीबिशन इसलिए चल पाया क्योंकि उसे अमीर लोगों का संरक्षण मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। और दूसरा, हिज स्टार्टअप ग्रू अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अ फेमस इन्वेस्टर। यानी उसका नया बिजनेस एक जाने माने निवेशक के समर्थन से आगे बढ़ा, उनकी मदद से। तो पैट्रोनेज मतलब सपोर्ट, खासकर फाइनेंशियल सपोर्ट। हाँ, मुख्यतः यही मतलब है। चलिए अब हम अपने 10वें और आखिरी शब्द पर हैं आज के लिए। शब्द है एंटागोनाइज। ANTAGONIZE। एंटैगनाइज, ये ऐसा काम है जो करना नहीं चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है शत्रु बनाना, नाराज करना या उकसाना। मतलब जानबूझकर कुछ ऐसा कहना या करना जिससे कोई गुस्सा हो जाए या आपका दुश्मन बन जाए। ओहो, मतलब किसी को पोक करना, इरिटेट करना जानबूझकर। ये तो अच्छी बात नहीं। बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी में अर्थ है टू मेक समवन हॉस्टाइल और एंग्री, किसी को अपने खिलाफ करना, गुस्सा दिलाना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रोवोक, उकसाना, ऑफेंड, बुरा लगाना, इरिटेट, चिढ़ाना, एलियनेट, दूर कर देना। ये सब किसी को नाराज करने से जुड़े हैं। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, यू शुड अवॉइड एंटैगनाइजिंग योर टीममेट्स ड्यूरिंग अ गेम। मतलब खेल के दौरान अपनी ही टीम के लोगों को नाराज करने या उकसाने से बचना चाहिए, वरना टीम को ही नुकसान होगा। सही बात है, टीम स्पिरिट जरूरी है। दूसरा वाक्य, His rude comments only served to antagonize the audience. मतलब उसकी जो बदतमीजी भरी बातें थीं, उनसे बस यही हुआ कि सुनने वाले लोग नाराज हो गए, उसके खिलाफ हो गए। तो antagonize मतलब जानबूझकर किसी को गुस्सा दिलाना या दुश्मन बना लेना। हाँ, कुछ ऐसा ही। वाह, तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। फटाफट एक बार बोल दें। सुपरफिशियल, एनकम्बर, स्वेल्ट, अपॉल्ड, फार्स। हाँ, और रिंस, अकिन, सैंक्टम, पेट्रोनेज और एंटागोनाइज। क्या बात है। अब इन सबको एक कहानी में पिरोते हैं, है ना, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाएं। बिल्कुल। कहानी सुनने के लिए तैयार? एकदम तैयार। सुनाइए। तो सुनो। कालिंदर शहर में एक डिजाइनर थी, मीरा। काफी स्वेल्ट, सुडौल और ग्रेसफुल थी वो। उसका छोटा सा स्टूडियो ही उसका सैंक्टम, निजी और शांत जगह था। वो फैशन की दुनिया की सुपरफिशियल बातों से दूर रहती थी। उसे किसी अमीर, पेट्रोनेज, संरक्षण की भी जरूरत नहीं थी। उसका हुनर ही काफी था। एक दिन एक अजीब सा क्लाइंट आया। उसने मीरा को एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जो बिल्कुल फार्स लग रहा था। वो चाहता था मीरा लोहे की प्लेटों का गाउन बनाए। लोहे की प्लेटों का? बाप रे! हाँ, मीरा तो सुनकर अपॉल्ड रह गई। सोचा, ये कैसे मुमकिन है? ये तो पहनने वाले को बुरी तरह इनकम्बर कर देगा। उसने क्लाइंट को मना किया, लेकिन क्लाइंट तो एंटैगनाइज हो गया। बोला, तुम क्या जानो फैशन। मीरा परेशान हुई, पर उसने गुस्सा नहीं किया।
उसका मन शांत पानी की अकिन था। वो चुपचाप वॉशरूम गई, पानी से चेहरा रिंस किया, थोड़ा सोचा। अच्छा किया। वापस आकर उसने नया आइडिया दिया। लोहे की जगह एक खास हल्का मेटालिक फैब्रिक यूज करते हैं, वो स्वेल्ट लुक भी देगा। क्लाइंट मान गया, गाउन बना, हिट हो गया। मीरा को और पेट्रनेज मिला। बाद में क्लाइंट ने हंसते हुए माना भी, हाँ यार, मेरा पहला आइडिया तो सच में फारसी था। उस रात अपने सैंक्टम स्टूडियो में मीरा सोच रही थी, मुश्किलें हमें परखती हैं, और जैसा कहते हैं, असली बहादुरी तूफान से बचने में नहीं, बल्कि बारिश में भी मुस्कुराते हुए नाचने में है। वाह, क्या कहानी थी। और सारे शब्द कितने नेचुरली आ गए। मीरा का तरीका अच्छा था, शांत रहकर हल निकालना, और वो क्लाइंट का मानना कि आइडिया फार्स था, ये फनी था, और आखिर की सोच बहुत बढ़िया। शुक्रिया। उम्मीद है कहानी से शब्द याद रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। और चलते चलते एक छोटा सा मजाक हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। टीचर, तुम क्लास में लेट क्यों आए? स्टूडेंट, सर बाहर बोर्ड लगा था, स्कूल अहेड गो स्लो, स्कूल आगे है धीरे चलें, तो मैं धीरे धीरे आया। हाँ हाँ, ये अच्छा था। सही है, बच्चे तो बोर्ड पढ़कर ही चलेंगे। तो ये थी आज की हमारी बातचीत। एक बार फिर से आज के 10 शब्द हो जाएं जल्दी से। हाँ जरूर। सुपरफिशियल, सतही; इनकम्बर, बोझ डालना; स्वेल्ट, सडॉल; अपॉल्ड, स्तब्ध; फार्स, मजाक, ढोंग; और रिंस, धोना कुल्ला करना; अकिन, समान; सैंक्टम, पवित्र निजी स्थान; पैट्रोनेज, संरक्षण समर्थन; और एंटागनाइज, नाराज करना, शत्रु बनाना। परफेक्ट। अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल। आज के शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा और क्यों? या फिर क्या कहानी का कोई हिस्सा आपको अच्छा लगा? अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो जरूर बताइएगा। हाँ, हमें आपके जवाब पढ़कर अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। वोकैब भैया के और एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे कुछ नए शब्दों के साथ। नमस्कार।